हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट। हमारा आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम संविदा भी बोलते हैं। ये LLV फर्स्ट ईयर और सेम सेकंड, ये दोनों के लिए, या LLV ऑल सेम के लिए है। ठीक है ना। अगर कोई BA LLB से है, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए क्लास या ईयर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सेमेस्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा एक्ट, हमारा संविदा, यानी कि हमारा एक्ट। अब ये तो देखो किताब है, यानी एक्ट है हमारा, जो क्या है, कानून है। ये किसी भी ईयर्स में लगा दिया जा सकता है, किसी भी सेमेस्टर में आ सकता है। ठीक है ना। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी क्या है, हमें देखना है अपना एक्ट। हमारा एक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। हमें उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। अब हम आपको जो क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो होते हैं इंपॉर्टेंट, ये 100% वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद करना, ठीक है ना, अच्छे से समझना। मैं आपको पूरे मन से समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा इसमें, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करेंगे अच्छे से और फिर आंसर को करेंगे। वीडियो पर चलने से पहले आपसे बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो और लाइक करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कितना इनसे बेनिफिट मिल रहा है, कितना लाभ हो रहा है, तैयारी कैसी चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो। और वो स्टूडेंट भी बताओ जो हमसे नए जुड़े हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी नाम और प्लेस अपना जहाँ के वो निवासी हैं, ये सब लिख के मुझे भेजो, जिससे एक अनुमान हो जाए कि हमारी जो वीडियो है कहाँ तक शेयर हो रही हैं, कहाँ तक पहुँच रही हैं। और ये सब करने आप हमारे लिए कमेंट करोगे, उसके लिए आपको पहले से ही थैंक यू। अब ज़्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अभिकरण, मालिक और अभिकर्ता की परिभाषा दीजिए। एक अभिकरण के आवश्यक तत्व बताइए। अभिकरण कैसे सर्जित या समाप्त होता है? देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हमारी लाइफ की नॉलेज के लिए भी और हमारे एग्जाम पर्पज के लिए भी। अभिकरण, मालिक, अभिकर्ता की परिभाषा दीजिए। अभिकरण के आवश्यक तत्व बताइए। अभिकरण कैसे सर्जित या समाप्त होता है, ये सारी चीजें बता दीजिए। देखो, किसी भी क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं, और उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में भी मैं आपको एक हल्की सी स्टोरी बताऊं या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो भाई, कोई भी आज का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, जिसके बिजनेस चल रहे हों, व्यापार चल रहे हों, या जिसका बड़ा कारोबार हो, वो अकेला ही कर रहा हो। ये नामुमकिन है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ी कंपनी चलाने के लिए, कोई बड़ा कारोबार चलाने के लिए, या कोई फर्म चलाने के लिए, या अपने घर के कोई निजी बड़े काम करने के लिए हमें किसी न किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बात करते हैं अभिकरण, मालिक और अभिकर्ता की। देखो, एक होता है मालिक, मालिक यानी मास्टर, और एक होता है हमारा नौकर, जिससे हम बोलते हैं सर्वेंट। मास्टर और सर्वेंट, मास्टर माने होता है मालिक और सर्वेंट माने होता है नौकर। अब बात करते हैं कि जब कोई मालिक अपने घर पर कोई नौकर रखता है,
अपने कार्यों को करने के लिए। देखो कोई व्यक्ति है, अब कोई रईस आदमी है, किसी के पास टाइम नहीं है और उसे अपने सारे कार्य पूरे कराने हैं, उसका कारोबार बहुत बड़ा है, उसका व्यापार बिजनेस बहुत बड़ा है। अब उसकी देखरेख के लिए, उसके पैसों को संभालने के लिए, उसके लेबर को संभालने के लिए, अब कोई तो मुंशी रखता है, कोई ठेकेदार रखता है, कोई लेबर रखता है, कोई अलग अलग तरह से अपने यहाँ पे कार्य करने वाले रखते हैं, कोई कोई जमींदार है तो अपने यहाँ पर जमादार रखता है। तो जब कोई मालिक किसी व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए, जब कोई मालिक अपने कार्यों को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर रखता है, अपने कार्य की जिम्मेदारी उस नौकर को सौंपता है, अपनी जिम्मेदारी उस नौकर को सौंपता है, या अपनी फर्म की, या अपने खेत के कारोबार की, या जमीन की, जायदाद की, अपने घर की जो जिम्मेदारी उस व्यक्तियों को सौंपता है उस कार्य को कराने के लिए, उसको बोलते हैं नौकर, और नौकर को बोलते हैं अभिकर्ता। उसको बोलते हैं अभिकर्ता। और मालिक और अभिकर्ता के बीच में जो कार्य होता है उसे बोलते हैं अभिकरण। काम किसका है? मालिक का। कर कौन रहा है? अभिकर्ता। ये कार्य क्या कहलाया? अभिकरण। उम्मीद करता हूं अभिकर्ता शब्द को आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब कोई मालिक अपने किसी निजी कार्य को कराने के लिए, जब कोई अपने यहाँ पर सर्वेंट रखता है, नौकर रखता है, या अपने घर कंपनी या ठेकेदारी, मुंशीगिरी की जिम्मेदारी जब किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, और ये जो जिम्मेदारी है ये कानूनी तौर पर सही होती है, तब उस व्यक्ति को हम अभिकर्ता बोलते हैं। हम अभिकर्ता को मालिक ही समझते हैं। ठीक है। अब एक दूसरी डेफिनेशन और समझ लो। हम जब कोई कार्य कराते हैं और मालिक का अभिकर्ता, मालिक का नौकर आकर हमसे कोई कार्य कराता है, तो हम उसका कार्य उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि वो खुद मालिक हो। अब सपोज करो मालिक ने बोला कि आप खेत पर जाओ और वहां से 10 बोरे आलू के लेकर आओ, 10 बोरे आलू लाओ। अभी मालिक ने बोला है किससे? अभिकर्ता से। अब अभिकर्ता तो आलू लेके नहीं आएगा, अभिकर्ता आदेश देगा यहाँ पे जो कोई नौकर होंगे, और ये तो एक मालिक के नीचे का ठेकेदार होता है कि भाई मालिक के बाद मैं हूं यहाँ पर देख रेख करने वाला, और मुझे जिम्मेदारी है कि भाई 10 बोरे दे दो। ये जो 10 बोरे इसको देंगे, मालिक ने इससे बोला, इन्होंने जाके नौकरों से खेत में बोला भाई 10 बोरे दो। ये जो मजदूर हैं यहाँ पर, ये उसी प्रकार इसकी अभिकर्ता की आज्ञा का पालन करेंगे जैसे कोई मालिक ही आकर बोल रहा हो। अभिकर्ता दूसरा मालिक होता है कानूनी तौर पर। उम्मीद करता हूं मालिक, अभिकर्ता और अभिकरण के बीच का जो संबंध है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। उम्मीद करता हूं जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और कुछ बच्चे कमेंट करके हमसे कह रहे हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, आप क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कुछ अभद्रता का भी उपयोग कर रहे हैं। भाई आप एक लॉयर बनने जा रहे हो, आपसे बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगता है मेरे बहन और भाइयों, तो आप भाई मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को मत देखा करो। अगर आप परेशान होते हो मेरे से, इरिटेट हो रहे हो, मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा व्यूज़ की, अपने चैनल को ग्रो करने की, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका समय बर्बाद ना हो। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम है। अगर मेरी वजह से किसी भाई का, किसी बहन का, किसी सर का, मैडम का, मेरी वजह से अगर टाइम बर्बाद हो रहा है, उनकी नॉलेज ख़राब हो रही है, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ और आप क्विट कर सकते हो। ठीक है भैया। और आपके पास बहुत साधन है, उनसे स्टडी कर लो। अगर आप ये कह रहे हो स्पीड की मतलब बात करने के लिए, तो आप भैया थोड़ी अपने YouTube की स्पीड बढ़ा सकते हो। आप जो है अगर मेरे से भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं और से पढ़ सकते हो। मेरा बोलने का और समझाने का तरीका सिर्फ इतना ही है। मैं पागल इंसान नहीं हूँ जो मैं स्क्रीन पर बैठकर यहाँ पर
आपके लिए 2-2 3-3 4-4 घंटे मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है आपके लिए मैं चिल्ला रहा हूँ? मुझे क्या है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे क्या फायदा हो रहा है? मैं सिर्फ आपके लिए ही तो ये सब चीजें कर रहा हूँ, और आप फिर भी मुझे गालियां देते हो, अभद्र कमेंट करते हो और नए नए उपाय बताते हो। और एक बात समस्या क्या है, कुछ बच्चों ने इतनी आतंक काट रखा है, सर कर विधि कराओ, सर लीगल हिस्ट्री कराओ। भाई आप पेशेंस रख के बैठोगे तभी तो कराऊंगा। आप मुझे इतना हैंग कर देते हो, आप बस स्टडी करते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ टाइम के टाइम। जिस तरीके से मैंने आपका टाइम सेट करा था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो, मुझे होपलेस मत करा करो, ठीक है। आपका टैक्सेशन भी होगा, लीगल हिस्ट्री भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, सभी वीडियो आपकी कंप्लीट होंगी, सॉरी। आप परेशान ना होइए, लेकिन अभद्र कमेंट ना कीजिए प्लीज, ठीक है ना। आप कहीं और से भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है भैया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अब ये मत कहना कि सर के अंदर घमंड आ गया है, ये प्राउड आ गया है। भाई मैं रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे मैं आपके लिए जग रहा हूं, तो ये मैं अपने लिए नहीं जग रहा हूं। फ्राइडे हो रहा है, रात के 1:08 हो रही हैं, और अपनी वीडियो का टाइम देख लो 11 मिनट, यानी 12 मिनट की अभी आपकी कंप्लीट वीडियो हुई है। अभी ये वीडियो आध घंटे की और बनने वाली है, यानी कि अभी ये वीडियो 2 बजे तक चलेगी, बनाऊंगा और फिर इसको मैं एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, डाउनलोड करूंगा, थंबनेल लगाऊंगा। ये सुबह को मॉर्निंग में 3:30 बजे तक जाके कंप्लीट होगी। ये मैं मेरे एग्जाम नहीं है, ये आपके एग्जाम में मैं आपके लिए तैयारी करता हूँ, ठीक है ना। मुझे क्या है, मैं तो कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। मैं सोचता हूँ आपकी भी अच्छी तैयारी हो। जिस तरीके से मैं परेशान हुआ था, आप परेशान ना हो, ठीक है ना। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, आपको तो मैं समझाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ जिस तरह से मैं भटका हूँ, मेरा कोई बहन, मेरी भाई, मेरा सर, कोई भैया भटके नहीं, ठीक है ना। अगर आपको ये लगता है मेरे अंदर घमंड है, मैं कुछ गलत बोल गया हूं, उसके लिए सॉरी चाहता हूं। लेकिन अगर आप मेरी वजह से आपका टाइम बेकार हो रहा है तो आप क्विट कर सकते हो भाई, है ना। आप अच्छी तैयारी करो, कहीं और से करो, अपनी किताबों से करो, ठीक है ना। लेकिन गलत मत बोला करो प्लीज। आप शिक्षित हो, एक लॉयर हो, ठीक है ना, लॉयर बनने जा रहे हो, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभिकरण, मालिक और अभिकर्ता, तीनों चीजों को मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अभिकरण की परिभाषा। सेक्शन 182 के अनुसार, देखो हमारे जो सेक्शन हैं इनको हमें अच्छे से लिखना होता है। देखो जब हमारा कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, क्वेश्चन का सबसे पहले जो इंप्रेशन होता है हमारा, यहीं से डेफिनेशन से स्टार्ट होता है। अगर हमने डेफिनेशन में ही स्टार्टिंग में एक सेक्शन डाल दिया, धारा डाल दी, तो एग्जामिनर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा भाई कि बच्चे में कुछ तो करंट है, कुछ तो जान है, कि भाई स्टार्टिंग में इसने तो सेक्शन लगा दिया, तो वो खुश हो जाएगा। तो अभिकरण की परिभाषा धारा 182 के अनुसार, अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, देखो ध्यान से समझना, अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई कार्य करने के लिए या समव्यवहारों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो। यानी कि उसके कार्यों को करने के लिए या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए। सपोज करो कोई मालिक कहीं पर मीटिंग में जाने वाला था और वहां पर जाना जरूरी था, मालिक किसी कारणवश नहीं गया, तो मालिक ने अपने जो अभिकर्ता था उससे बोला कि भाई उस मीटिंग को जाकर अटेंड कर लो और मेरी जगह पर आप प्रेजेंट हो जाओ। तो वहां पर उसने क्या करा, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो, मतलब उसके स्थान पर कार्य करता हो, ठीक है। ये होता अभिकर्ता। अगर मालिक कहीं एब्सेंट है तो उसके मालिक के सभी कार्य को वो करे और उसकी देखरेख में सारे कार्य हों, अभिकर्ता की देखरेख में।
अब अभिकरण की संविदा दो पक्ष होते हैं। अभिकरण की संविदा में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं? एक तो होता है मालिक, एक होता है अभिकर्ता। अभिकरण की संविदा में दो पक्ष होते हैं। क्या पक्ष? कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एक होता है मालिक और एक होता है अभिकर्ता। इसको समझते हैं। मालिक वह व्यक्ति होता है जिसका समव्यवहारों में प्रतिनिधित्व किया जाता है, मतलब जिसका हम प्रतिनिधित्व करके आते हैं, जिसका समव्यवहारों में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिनका हम प्रतिनिधित्व करके आते हैं। सपोज करो हम नौकर हैं, हम अभिकर्ता हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करके आते हैं, किया जाता है हमारे द्वारा। मालिक वह व्यक्ति होता है जिसका समव्यवहारों में प्रतिनिधित्व किया जाता है। अभिकर्ता, अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक की ओर से कार्य करने के लिए या समव्यवहारों में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, अभिकर्ता कहलाता है। मालिक उसे कहते हैं जिसका कार्य हम करने के लिए जाते हैं, यानी कार्य किसका कर रहे हैं? मालिक का, और उसके समव्यवहारों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं? मालिक का। और हम कौन है? मालिक के कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिकर्ता। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यानी कि मालिक जिसका हम कार्य कर रहे हैं, जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मालिक होता है, और जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो हैं हम स्वयं, और वो हम कौन हैं? अभिकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। देखो, वह व्यक्ति जिसके लिए, अभिकर्ता किसके लिए कार्य करेगा? मालिक के लिए ही तो कार्य करेगा। वह व्यक्ति, वह तो हो गया अभिकर्ता, अभिकर्ता हो गया वह व्यक्ति जिसके लिए मतलब मालिक के लिए, वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। तथा मालिक और अभिकर्ता के बीच जो संबंध है उसे अभिकरण कहते हैं। देखो, एक ही बात निकल के आ रही है, और जो मैं आपको अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप समझ लेना। ठीक है ना? अब थोड़ा अभिकरण पढ़ते हैं। मालिक और अभिकर्ता दोनों हम पढ़ चुके हैं। मालिक भी पढ़ चुके हैं, और अभिकर्ता मालिक दोनों पढ़ चुके हैं। अब चलेंगे अभिकरण। एंसन ने एजेंसी शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा कि यद्यपि सामान्य नियम कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संविदा करके किसी तीसरे व्यक्ति को ना तो अधिकार दे सकता है और न ही दायित्व लाद सकता है। मतलब यहाँ पे एंसन नाम का एक व्यक्ति था, उसने बोला था कि हम अपने दायित्वों को ना तो किसी को दे सकते हैं, ना ही अपना प्रतिनिधित्व उस पर लाद सकते हैं, परंतु नियोजित किए जाने पर वह इस उद्देश्य से अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है कि वह तीसरे पक्ष से उसके कानूनी संबंध स्थापित करे। इस उद्देश्य के लिए नियोजन को एजेंसी कहते हैं। यानी कि हम अपने कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से ना तो करा सकते हैं और ना ही दूसरे व्यक्ति से अपना प्रतिनिधित्व करा सकते हैं। हम अपने कार्य और अपना प्रतिनिधित्व कब करा सकते हैं? जब हम अपनी तरफ से उसे पूरी छूट दे दें, पूरी आज्ञा दे दें, या उसे कानूनी तौर पर अधिकार दे दें। सपोज करो हमारा कोई नौकर हमारी बिना राजी के कोई हमारी तरह काम करने लगे, तो क्या हमें रास आएगा? जब तक हम उसे पूरे अधिकार नहीं देंगे, पूरे कानूनी तौर पर उससे छूट नहीं देंगे कि आपको मेरे कार्य करने हैं, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता है। और जब वो कार्य करने लगेगा तब वो अभिकरण कहलाएगा। हमारी राजी के बिना कार्य करेगा तो नहीं, हमारी राजी से कार्य करेगा तब अभिकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ज्यादा एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना ही कर दें, लेकिन पढ़ा देता हूं आपको। ए बे को अपने मकानों को किराए पर उठाने, एज क्या है? मालिक है, और बे क्या है? नौकर। बी क्या है? नौकर। ए बे को अपने मकानों को किराए पर उठाने, किराया वसूल करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्राधिकार देता है। यह कहा जाएगा कि
ए यानी मालिक, वे अभिकर्ता तथा ए और वे के बीच जो संबंध है वह अभिकरण है। जिस प्रकार राम और श्याम में दोस्ती हो गई, उस मित्रता, दोस्ती को हम क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं, यानी एक नाम देते हैं ना। उसी प्रकार मालिक और अभिकर्ता के संबंध को हम अभिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकरण। मालिक और अभिकर्ता के संबंध को अभिकरण कहते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार के प्रत्येक समव्यवहार में स्वयं मौजूद नहीं हो सकता। देखो, एक बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कही है, ये हमें समझना है, लिखना नहीं है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है इन चीज़ों को। कभी आप सोचो कि सर ने यहाँ से बोला यहाँ तक और हमें धुआंधार लिखना है और पेज भर देना है। ये चीज़ें कुछ समझाने के लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हमें अपने एग्जाम में लिखने होते हैं। वास्तव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार के प्रत्येक समव्यवहारों में स्वयं मौजूद नहीं हो सकता है। कोई भी अमीर व्यक्ति, कोई भी व्यापारी अपने प्रत्येक कार्यों में अकेला कार्य नहीं कर सकता है। वह ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो उसकी ओर से अन्य व्यक्तियों से व्यापार कर सके, अर्थात अन्य व्यक्तियों के साथ मालिक के वैधानिक संबंध स्थापित करा सके। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में मालिक, यहाँ पर मालिक लिख रहा है, ठीक है, मालिक और अन्य व्यक्तियों के बीच वैधानिक संबंध उत्पन्न करता है, अभिकर्ता कहलाता है। अभिकर्ता मालिक को अन्य व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी बनाने की क्षमता रखता है। यानी कि कोई भी व्यापारी व्यक्ति है, अगर उसका व्यापार है तो क्या अकेला व्यक्ति सारे कार्यों को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपने कार्यों को सरल कराने के लिए, अपने एब्सेंट को प्रेजेंट में बदलने के लिए, वो अपने स्थान पर अपने कार्य को किसी और से कराने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है और उसे एक उच्च पद दे देता है अपनी कंपनी में। उसे मुंशी बना दे, ठेकेदार बना दे, एम्प्लॉय बना दे, या फील्ड का कोई अधिकार उसे दे दे, यानी अपने कार्य को किसी पर सौंप देता है। उसको कहते हैं अभिकर्ता, और उसे पूरे वैधानिक रूप से अधिकार दिए जाते हैं। और जहां पर मालिक उपस्थित नहीं होता है वहां पर वो उपस्थित होकर उस कार्य को पूर्ण कराते हैं, और उस समय वो पूरे ही मालिक के तौर पर कार्य करते हैं। अभिकरण के आवश्यक तत्व। अब बात करते हैं अभिकरण के आवश्यक तत्व। अभिकरण कौन है? मालिक और अभिकर्ता, मालिक और नौकर दोनों ही हैं। अभी एक बात ध्यान रख लेना, अब अभिकरण कोई अलग नहीं है, अब ये एक है, मालिक और नौकर दोनों हैं ये अभिकरण। अभिकरण के आवश्यक तत्व। स्वामी अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए। स्वामी यानी मालिक, अभिकर्ता। देखो एक बात समझ लेना, ये कह रहा है जो मालिक है नौकर को नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए। स्वामी अभिकर्ता को, अगर हम यहाँ पर को लिख दें तो ये आपकी लैंग्वेज को बिल्कुल सटीक कर देगा। देखो, स्वामी अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यहाँ पर को लगा दो, देखो कितना अच्छा रिदम बनता है, आप एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से। स्वामी अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी स्वामी के अंदर सक्षमता होनी चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए। धारा 183 के अनुसार, हमारी धारा 183 यह कहती है जब कोई स्वामी मालिक अपने घर में कोई नौकर या अभिकर्ता रखता है वो सक्षम होना चाहिए, उसके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, वो पागल प्रवृत्ति का ना हो। उसे समझ होनी चाहिए कि मैं किसको अपने घर पर नौकर रख रहा हूँ, किसको क्या जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, वो सही है या गलत, सही गलत का फैसला करने वाला हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर लागू विधि के अनुसार बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क का है तो वह अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, यानी बालिग है, 18 वर्ष से ऊपर का है और स्वस्थ मस्तिष्क का है, यानी उसके दिमाग बिल्कुल सही है, वो पागल नहीं है, तो अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। अगर कोई मालिक सही है, उसका दिमाग सही है, पागल नहीं है और बालिग यानी जवान है, 18 वर्ष का है, तो वो अभिकर्ता यानी नौकर रख सकता है। अतः पागल व नाबालिग, अगर पागल है और नाबालिग व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त करने के सामर्थ्य नहीं रखते। पागल और नाबालिग व्यक्ति अभिकर्ता नहीं रख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता
हो सकता है। अब इसे देखते हैं। ये बीत गया। धारा 184 के अनुसार जहां तक स्वामी और तृतीय पक्ष का प्रश्न है, देखो इस चीज को देख लेना, मैं क्योंकि पेज को पलटूंगा तो आप अभी देख लेना। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता यानी नौकर हो सकता है धारा 184 के अनुसार। कौन कहती है? धारा 184 के अनुसार जहां तक स्वामी और तृतीय पक्ष के बीच का प्रश्न है, वहां कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। अतः एक नाबालिग को भी अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, नाबालिग को भी अभिकर्ता नौकर नियुक्त किया जा सकता है। किंतु एक नाबालिग स्वयं के लिए अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि नाबालिग द्वारा की गई नियुक्ति शून्य होती है। मतलब अभी हम नाबालिग को अभिकर्ता तो बना सकते हैं, हम जिम्मेदारी तो दे सकते हैं कि भाई ये हमारा अभिकर्ता, हमारा नौकर है, लेकिन वो जो नौकर है वो कार्य नहीं कर सकता है जो हम उसे सौंपे गए हैं। हमारे द्वारा जो कार्य उसे सौंपे जा रहे हैं वो उनको नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी नाबालिग व्यक्ति संविदा या कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, अभिकरण संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं होता। अभिकरण संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं होता। यद्यपि संविदा का प्रतिफल अभिकर्ता को वेतन या कमीशन के रूप में दिया जाता है। यद्यपि संविदा का प्रतिफल अभिकर्ता को वेतन या कमीशन के रूप में दिया जाता है, तथापि धारा 125 के अनुसार अभिकरण संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। यानी कि वैसे तो मालिक के द्वारा कमीशन या वेतन यानी जो उसे तनख्वाह है वो दी जाती है, लेकिन इनमें आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि भाई मैं तुम्हें इतना ही दूंगा या ऐसे करूंगा या मैं तुम्हें निश्चित धनराशि दूंगा। इनके अंदर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब देखते हैं अभिकरण की समाप्ति। अभिकरण की समाप्ति यानी मालिक और अभिकर्ता के बीच के जो संबंध है वो कब समाप्त होते हैं। मालिक और अभिकर्ता के बीच के जो संबंध है वो कब समाप्त होते हैं, उस चीज को देखते हैं। धारा 201 के अनुसार अभिकरण दो प्रकार से समाप्त होता है। अभिकरण जो है दो प्रकार से समाप्त होता है। धारा 201 के अनुसार अभिकरण दो प्रकार से समाप्त होता है। पहला है पक्षों के कार्य द्वारा, पक्षों के कार्य द्वारा, तथा दूसरा होता है विधि के कार्य द्वारा। पक्षों के कार्य द्वारा और विधि के कार्य द्वारा, इन दो कारणों से जो इनका अभिकरण जो है समाप्त होता है। पहला दे रखा है हमें पक्षों के कार्यों द्वारा, तो हम इसे रीड करते हैं। पक्षों के कार्य द्वारा ये कैसे होता है इसे देखते हैं। मालिक द्वारा अभिकर्ता के प्राधिकार के खंडन से, मालिक द्वारा अभिकर्ता के प्राधिकार के खंडन से मालिक अपने अभिकर्ता को सूचना देकर किसी भी समय उसके प्राधिकार को खंडित कर सकता है। धारा 204 के अनुसार स्वामी अभिकर्ता द्वारा अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाने से पहले कभी प्राधिकार का खंडन कर सकता है। यानी कि जो मालिक होता है, जो अभिकर्ता की जो शक्ति होती है, उन्हें कभी भी किसी भी वक्त समाप्त कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि उसे एक निश्चित अधिकार दे दिया है और ये लाइफ टाइम के लिए उसके लिए अधिकार है कि वो जब तक चाहे वो तब तक इसको चला सकता है। इसे वो कभी भी समाप्त कर सकता है। कौन? मालिक अभिकर्ता के कार्यों को कभी भी समाप्त कर सकता है। और ये बात किस में कही गई है? धारा 204 के अनुसार। इस चीज को आप याद कर लेना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो दे रखा है, जो अभिकरण की जो समाप्ति होती है वो किस प्रकार होती है। पहली जो समाप्ति होती है
मालिक के द्वारा समाप्त की जाती है, अभिकर्ता को कभी भी उसके पद से, उसकी जिम्मेदारी से हटा सकता है। ठीक है। दूसरा होता है अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के त्याग देने से, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के त्याग देने से। अभिकर्ता ने क्या बोला कि मैं खुद आपकी नौकरी को त्याग रहा हूं, अब मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा, तो ये अभिकरण समाप्त हो जाता है। पहले में तो मालिक नौकर को हटा रहा था और दूसरे में नौकर खुद हट रहा है अपनी मर्जी से। इसे देखते हैं। अभिकर्ता यदि चाहे तो अभिकरण को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही त्याग सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए अभिकर्ता को अपने स्वामी को उचित सूचना देना आवश्यक है। यदि अभिकरण एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी और अभिकर्ता उसे समय से पूर्व ही त्याग देता है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्वामी की हानि पूर्ति देनी पड़ेगी। यानी कि उसे जो अभिकर्ता है, नौकर को अगर अपने पद से हटना है, उस कार्य से हटना है कि अब मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो वो एक लिखित पत्र या सूचना देकर, लिखित पत्र द्वारा या मालिक के समक्ष जाकर सूचना देकर उस दायित्व से, जो अभिकर्ता को जो उसे दायित्व मिला था, पद मिला था, उससे वो छुटकारा ले सकता है। अगर उनके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी समय को, निश्चित समय को लेकर कि मैं आपके यहाँ 1 साल काम करूंगा, 2 साल काम करूंगा या 5 साल, और उस निश्चित अवधि से पहले अगर वो अभिकर्ता छोड़कर जाता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी कि भाई अगर तुम समय से पहले जा रहे हो तो इसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, क्योंकि आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं 2, 4, 5 साल में आपके साथ लगातार कार्य करूंगा, और अगर तुम समय से पहले जा रहे हो तो मुझे क्षतिपूर्ति दे दो। अब दूसरा जो तरीका है वो क्षतिपूर्ति समाप्त होने का, वो कौन सा है? विधि के कार्य द्वारा, यानी कानूनी विधि द्वारा। अब इसे और देख लेते हैं। कानूनी विधि द्वारा इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट आपको लिख लेने हैं। धारा 201 के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाओं में विधि परिवर्तन द्वारा अभिकरण समाप्त हो जाता है। अभिकरण कब समाप्त हो जाता है उसे देखते हैं। अभिकरण संबंधी कारोबार पूरा होने पर, जिस कार्य के लिए मालिक ने अपने नौकर को जिम्मेदारियां दी थी वो समाप्त हो गई, उसका कार्य पूरा होने के बाद अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाएगा। सपोज करो हमें कोई घर बनाना था, घर बनाने के लिए हमने कोई एक मजदूर किराए पर ले लिया और उससे बोला कि आप 1 महीना हमारे यहाँ पे कार्य करोगे और अपने तरीके से कार्य करो जब तक हमारा घर नहीं बनना है 1 महीने के अंदर, ठीक है, अपने तरीके से काम करो। अब हमारा जो घर है कंप्लीट हो गया है, हमारा जो कार्य है कंप्लीट हो गया है, तो अभिकर्ता जो हमारा जो संबंध, जो अभिकरण हुआ था मालिक और मजदूर के बीच में, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। या सपोज करो कि हमारे खेत में से गेहूं कटने थे और हमने किसी मजदूर को अपने खेत में लगाया और उससे बोला कि भाई अब आपको ये जिम्मेदारी है, गेहूं को तुम कटवाओगे, नाज खुद ही निकलवाओगे, खुद ही इसे घर पहुंचाओगे, एक मालिक की तरह। मैंने आपको मालिक बना दिया है और जो आपकी तनख्वाह बनेगी, जो आपकी मजदूरी बनेगी, मैं आपको दे दूंगा। अब वो 1 महीने में कटे खेत, 2 महीने में काम खत्म हो खेत का, जैसे ही काम खत्म होता है ऐसे ही उनका जो अभिकरण है मालिक और अभिकर्ता का समाप्त हो जाएगा। अभिकरण संबंधी कारोबार पूरा होने पर, यानी जो अभिकरण जिसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो कार्य पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगा। बस इसको आपको हेडिंग ही लिखनी है, ठीक है ना। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये नंबर ब्लैक पेन से लिखना है, ये आपको ब्लू पेन से लिखनी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब नंबर 2 आता है स्वामी या अभिकर्ता के मर जाने या पागल हो जाने पर। या तो स्वामी की मृत्यु हो जाए, या अभिकर्ता या नौकर की मृत्यु हो जाए, या पागल हो जाने पर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जिनसे हमने संविदा करी थी, जो हमें तनख्वाह दे रहे थे, या जिनके यहाँ हम कार्य करते थे, वही या तो मालिक मर जाए या नौकर मर जाए तो वो समाप्त हो जाता है। क्या? अभिकरण, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है। स्वामी के दिवालिया घोषित हो जाने पर, अगर मालिक को कर्ज के कारण दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो भाई अब जब उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो मालिक की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, तो अब नौकर क्या करेगा, उनका जो नौकर और मालिक का जो संबंध था वो खत्म हो जाता है। चौथा है अभिकरण की अवधि समाप्त होने पर, यानी कि मालिक और नौकर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस समय को लेकर
कि आप 2 महीने तक हमारे खेत में काम करोगे या 1 महीने तक आप हमारे घर को बनवाओगे, वो चीज़ जो है जब समाप्त हो जाती हैं, जिस अवधि तक जो कार्य समाप्त कंप्लीट हो जाता है, तब वो अभिकरण अपने आप समाप्त हो जाता है। 5th नंबर का है अभिकरण की विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर। देखो, इन एग्जाम्पलों को अपनी तरफ से बना भी सकते हो, खूब एग्जाम्पल बना सकते हो, आप इतने समझदार हो। अभिकरण की विषय वस्तु समाप्त हो जाने पर, सपोज करो किसी व्यक्ति ने यह बोला था कि आप हमारे खेत में से फसल काटोगे, आप हमारे खेत में से गेहूं की फसल काटोगे, और उन्होंने मालिक और जो मजदूर है उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सही है सर, मैं आपकी जो फसल है मैं काट दूंगा, मैं 2 महीने के अंदर आपकी जितनी भी फसल है गेहूं की मैं सब काट दूंगा। लेकिन हुआ क्या, फसल में लग गई आग, किसी व्यक्ति ने आग लगा दी और वो नष्ट हो गई। जैसे ही वो फसल जो है नष्ट हो जाती है, तो जो है उनके जो बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाता है। अभिकरण की विषय वस्तु समाप्त हो जाने से, यदि एक जलयान डूब जाता है तो उसके संबंध में किया गया अभिकरण स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जो हमने जिस कार्य के लिए अभिकरण लिया था, यही सपोज करो हमें घर बनवाना था कि 1 महीने के अंदर आपको हमारा घर बनाना है, आपको लेंटर घेरना है, और पता चला कि 1 महीने से तो बारिश ही हो रही है, बारिश ही बंद नहीं हो रही, और सपोज करो कि सीमेंट के बिना हम लेंटर नहीं घेर सकते और सीमेंट हमें उपलब्ध ही नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं भैया, आपको, मेरी बहन, मेरे भाइयों, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार, ध्यान रख लेना। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। इससे पहले आप एक नॉर्मल वे में समझ लेना, उसके बाद इसके नोट्स बनाना। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से मात्रा में कमेंट करके हमें बताओ कि सर ये वीडियो भैया हमें कैसी लगी है, ये हमें बताओ। अगर आप बताते हो, हमारे पास कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, और उनके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो लगातार मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं, जिससे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी रात को जाग जाग कर। ये सिर्फ उनकी कमेंट और उनके प्यार का ही नतीजा है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपके पेपर का टाइम हो रहा है, आप अपने पेपर की तैयारी करो। पेपर का टाइम, इसका मतलब ये नहीं है सुबह को आपका पेपर है, यानी आपके समय हो रहे हैं पेपरों की तैयारी करने के। इसको ज़्यादा वेस्ट ना करो। आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।